सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने एसीबी की तारीफ की, तो एसीबी की तो मैं भी तारीफ करता हूं कि एसीबी ने बहुत बेहतरीन काम किए और उन कामों की वजह से राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार करने वाले लोगों की मंशा के ऊपर पानी फिरता हुआ भी नजर आया। लेकिन सभापति महोदय, दूसरी अभी विधानसभा में मैंने सरकार से पूछा कि 2015 के बाद में कितने ऐसे राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनको इस सरकार ने अभियोजन स्वीकृति देने के लिए मना किया, और उन आंकड़ों के अंदर सभापति महोदय 9/10/2020 को राजस्थान के एक प्रशासनिक अधिकारी की अभियोजन स्वीकृति देने से सरकार ने मना किया। 7/9/2020 को एक राजस्थान के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति देने से सरकार ने मना किया। 20/9/2019 को भी एक प्रशासनिक अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति देने के लिए मना किया। 18/6/2019 को भी सरकार ने एक राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति देने के लिए मना किया। तो सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य चीख चीख के ये कह रहे थे, और उन्होंने 15 से लेकर 18 तक तो बोला, लेकिन उन्होंने 18 के बाद में 19 और 20 का जिक्र क्यों नहीं किया? सिर्फ सदन में सनसनी पैदा करना उनका मकसद था। और सभापति महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि सरकार कैसा काम कर रही है इसका प्रमाण पत्र हमें देने की आवश्यकता नहीं है। इसका प्रमाण पत्र तो सांगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने कई बार मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे कि कोटा के अंदर भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, इस गंगा को कब रोकने का आप काम करोगे? तो सरकार का प्रमाण पत्र तो सत्ता पक्ष के विधायक दे रहे, हमें देने की आवश्यकता नहीं है। और सभापति महोदय, जिस बात का मैं जिक्र करना चाहता हूं, कई पुलिस महकमों के अंदर, परिवहन विभाग के अंदर भी एसीबी ने रेड डाली, परिवहन विभाग के अंदर भी भ्रष्टाचार के कुछ अधिकारियों को और कुछ कर्मचारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। लेकिन सभापति महोदय, मेरा दावा है आज भी राजस्थान के अंदर परिवहन विभाग के अंदर इतना भ्रष्टाचार है जिसकी कोई सीमा नहीं है। सड़कों के ऊपर खड़े हुए इनके इंस्पेक्टर, इनके डीटीओ, इनके आरटीओ, एक भी गाड़ी ऐसी नहीं है जिस गाड़ी का बिना सेवा शुल्क दिए हुए वो एक टोल से दूसरे टोल की ओर क्रॉस कर जाए। और सभापति महोदय, मेरा यह भी दावा है कि राजस्थान के अंदर इन अधिकारियों की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि बिना सेवा शुल्क ऊपर दिए हुए इनकी इतनी हिम्मत हो जाए। और हिम्मत की दाद तो मैं इस बात की भी देता हूं कि परिवहन विभाग के अंदर किस तरीके से गाड़ियों की लिस्टेड होती है। ट्रांसपोर्ट जो यूनियन है उनकी गाड़ियों की लिस्टेड होके ये इस ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है, इनको कोई चेक नहीं करेगा, ये कितने ओवरलोड से चले, इनके पास परमिट है या नहीं है, इनके पास रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, उनको कोई चेक करने की हिम्मत नहीं है। और सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस महकमे के अंदर जिस तरीके से पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं, आज भी राजस्थान के अंदर इस बात की आवश्यकता है कि कोरोना के दौरान सबसे बेहतरीन अगर कोई काम किया तो वो पुलिस महकमे ने किया। अपनी जान को जोखिम में डाल के पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों ने, जब जनता के मन और मस्तिष्क के अंदर डर बैठा हुआ था, तो वो उनके डर को निकालने का काम कर रहे थे, और इसकी बुरी बुरी प्रशंसा सभी लोग करते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उन पुलिस की जो भूमिका या पुलिस की जो पहचान थी उसके अंदर भी सुधार हुआ है और लोगों के मन के अंदर पुलिस के प्रति एक अच्छी छवि बनी है। लेकिन साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस से हम रिजल्ट की अपेक्षा तो करते हैं, लेकिन क्या सभापति महोदय, सरकार पुलिस महकमे को जितनी सुविधाएं उनके पास होनी चाहिए, क्या उतनी सुविधाएं हम उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं? आज भी राजस्थान के अंदर जितने पुलिस थानों के अंदर नफरी होनी चाहिए, क्या हम उतनी नफरी उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं? क्या राजस्थान के अंदर आज भी क्या इन्वेस्टिगेशन का पार्ट और कानून व्यवस्था का पार्ट, ये दोनों पार्ट को हम अलग अलग नहीं कर सकते? जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं, थोड़ी देर बाद में देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन की फाइल को छोड़कर डंडा हाथ में लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनको जाना पड़ता है। आज राजस्थान के अंदर आवश्यकता है, इस 21वीं सदी के अंदर पुलिस के अंदर दोनों पार्टों को अलग अलग करने की आवश्यकता है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अलग रहे, समय के ऊपर अपराधियों को सजा मिले, जो मुस्तगिल से जिसने एफआईआर दर्ज कराई है उसको समय पे न्याय मिले। और जब तक इस इन्वेस्टिगेशन के पार्ट को जब अलग नहीं करेंगे तब तक इस समय के ऊपर न्याय मिलना मुश्किल है। और सभापति महोदय, दूसरा निवेदन मैं करना चाहूंगा, आज जिस तरीके से अपराध की संख्या बढ़ रही है, पहले चिन्हित लोग हुआ करते थे, चिन्हित क्षेत्र हुआ करते थे, मुखबिर की व्यवस्था अच्छी थी, उसके आधार के ऊपर जो घटनाओं को अंजाम देते थे उनके बारे में लोगों को पहले से पता थी कि ये अपराध अमुक व्यक्ति कर सकता है, अमुक स्थान के ऊपर रहने वाले लोग कर सकते हैं। आज अपराध कौन कर रहा है? घर के अंदर छुपा हुआ व्यक्ति भी अपराध कर सकता है,
किसी को पता नहीं। और जिस तरीके से साइबर क्राइम जो बढ़ा है सभापति महोदय, वास्तविकता यह है कि साइबर क्राइम जिस तरीके से कई हजार किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी अपराध को अंजाम देने लग गया है। आज हमें आवश्यकता है कि जिस तरीके से थानों के अंदर आपने स्वागत कक्ष बना दिए, अच्छी बात है। आपने सरकार ने बजट नहीं दिया, ये बहुत अच्छी बात है। सांसदों ने, विधायकों ने या स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं ने या रिक्को ने, जिनके औद्योगिक क्षेत्र चलते थे, उन्होंने आपके स्वागत कक्ष बनाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या स्वागत कक्ष बनने के बाद में क्या उनके अंदर आपने माकूल व्यवस्था की? क्या वहां कंप्यूटर उपलब्ध कराने का काम किया? क्या आपने वहां मैन पावर की भर्ती करने का काम किया? क्या इस साइबर क्राइम को रोकथाम करने के लिए आप सीओ सर्किल के ऊपर आप एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं गठित कर सकते? आज भी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के अंदर कोई अपराध घटित होता है तो उसकी कॉल डेटा निकलाने के लिए पहले आप एसपी ऑफिस के अंदर सूचना दो, फिर एसपी ऑफिस की सूचना उस कंपनी के अंदर जाएगी, फिर कंपनी उसकी सूचना एसपी को उपलब्ध कराएगी, फिर एसपी की सूचना नीचे सीओ सर्किल पे आएगी, फिर वो एसओचओ को हैंड ओवर करेगा कि आपकी मोबाइल लोकेशन ये है, आपकी कॉल डिटेल ये है। मैं चाहता हूं सभापति महोदय कि अगर अपराध के ऊपर अंकुश लगाना हम चाहते हैं तो प्रत्येक सीओ सर्किल राजस्थान के ऊपर इस क्राइम, साइबर क्राइम को रोकथाम करने के लिए एक ब्रांच ऐसी स्थापित की जाए। और आप भर्ती ले रहे हो पुलिस के अंदर, आप 2000 की भर्ती कर रहे हो, 5000 की कर रहे हो, 10,000 की कर रहे हो, आप उसी के अंदर क्यों नहीं डालते? क्या हम इतने एक्सपर्ट लेंगे जो आईटी के जानकार हैं, उतनी की भर्ती हम करेंगे ताकि एक आने वाले समय के अंदर जो चुनौतियां हमारे सामने हैं उन चुनौतियों के ऊपर अंकुश लगा सके। एक सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, आज एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कोई लेबर अगर 8 घंटे से ज्यादा काम करती है तो उसको इंसेंटिव मिलता है, 2 घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे का, जो जितनी देर काम करेगा वो इंसेंटिव मिलेगा। पुलिस महकमे के अंदर आज भी 12 महीने की सैलरी के अलावा 1 महीने का इंसेंटिव मिलता है, हार्ड वर्किंग करने के आधार पे 1 महीने का। क्यों नहीं पुलिस को भी हम इसी तरीके से उनको मेहनत और परिश्रम के आधार के ऊपर हम उनको मानदेय देने का काम करें, ताकि जिस तरीके के चर्चा परिचर्चा सब लोग करते हैं उसके ऊपर भी अंकुश लगाया जा सकता है। एक सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज पुलिस के सामने एक नहीं अनेकों चुनौती हम सबके सामने है। सबसे बड़ी चुनौती, मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान पत्रिका को जिन्होंने एक मुहिम चलाई राजस्थान के अंदर शुद्ध के लिए युद्ध। सभापति महोदय, आज भी एक व्यक्ति दूसरे के थप्पड़ मार दे, पुलिस के अंदर परिवार दर्ज होने के बाद में 323, 341 के अंदर उसका चालान पेश कोर्ट के अंदर होगा, न्यायालय के अंदर उसका चालान पेश होने के बाद में उसकी प्रक्रिया, एक न्यायिक प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान के अंदर अनेकों लोग ऐसे काम धंधों के अंदर लिप्त है जो मिलावट के आधार के ऊपर लोगों को मारने का काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ पुलिस सख्त नहीं है। पुलिस ये कहती है ये रसद विभाग कार्रवाई करेगा, रसद विभाग को कहते हैं कि साहब मेडिकल डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा, मेडिकल डिपार्टमेंट कहता है हम सैंपल लेंगे, सैंपल भेजेंगे, सैंपल की रिपोर्ट 5 महीने में आएगी, 5 महीने तक तो वो सैंपल ही फेल हो जाएगा। 5 महीने के बाद में रिपोर्ट जो आएगी वो ये आएगी कि नहीं साहब मिलावट इसमें थी नहीं। सभापति महोदय, सरकार ने घोषणा की थी कि हम प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर के ऊपर इन मिलावट के लिए लेबोरेटरी की स्थापना करेंगे ताकि उसकी समय के ऊपर जांच हो सके। सरकार ने एक कदम भी जिला स्तर के ऊपर लेबोरेटरी गठित करने के लिए एक कदम भी नहीं बढ़ाया। मैं चाहूंगा कि सरकार पूरे जिले के अंदर लेबोरेटरी स्थापित करे, समय के ऊपर जांच हो और उसकी रिपोर्ट आए और उसके बाद में कार्रवाई हो सके। और मैं ये भी चाहूंगा सरकार से कि आने वाले समय के अंदर विधानसभा का सत्र चल रहा है, क्यों नहीं आप ऐसा सख्त कानून लेकर आते हो? भय बिना प्रीत नहीं होती सभापति महोदय, और यदि भय बिना प्रीत नहीं है तो भय पैदा करना बहुत नितांत आवश्यक है। मैं चाहूंगा कि सरकार इसी सत्र के अंदर कोई ऐसा कठोर कानून लेकर आए ताकि ऐसे मिलावट करने वाले, आज मिलावट सभापति महोदय कहानी है, दूध आपको शुद्ध नहीं मिल रहा, पनीर आपको शुद्ध नहीं मिल रहा, मावा आपको शुद्ध नहीं मिल रहा, घी आपको शुद्ध नहीं मिल रहा, कोई ऐसी चीज नहीं है जो शुद्ध आपको मिले, यहाँ तक कि आपको मसाले भी शुद्ध नहीं मिल रहे। तो आखिरकार आप इंसान के जीवन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार क्यों नहीं कठोर है? और एक सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जिस तरीके से पुलिस की भूमिका जो बढ़ रही है, घरेलू झगड़े से लेकर, नाली के झगड़े से लेकर हत्या तक की इन्वेस्टिगेशन पुलिस की भूमिका, पति पत्नी के झगड़ा हो जाए उसके अंदर भी पुलिस की भूमिका, सड़क के ऊपर गड्ढा हो जाए, दुर्घटना घटित हो गई, लोग वहां पर भी पुलिस की अपेक्षा करते हैं कि पुलिस वाले आके हमें आश्वासन देके जाए कि गड्ढा कितने दिन में ठीक होगा। जब इतनी बड़ी पुलिस की भूमिका है तो इस भूमिका को सकारात्मक रूप से किस तरीके से हम लोगों को रिलीफ देने के लिए काम में ले सकते हैं। और आवश्यकता आज इस बात की है कि पुलिस का जो वर्कलोड बढ़ रहा है उस वर्कलोड को देखते हुए, क्योंकि पहले की परिस्थिति ये थी कि गांव में अगर कोई कहा सुनी होती थी, झगड़ा होता था, 5 पटेल बैठ के उसको विवाद को निपटाने का काम करते थे, लेकिन आज वो परिस्थितियां नहीं है सभापति महोदय। इसलिए मैं चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर पुलिस की जो वैकेंसी है, चाहे वो कांस्टेबल से लेकर
शीर्ष पदों तक वो सारी की सारी भर्ती करने का काम सरकार करे। और सभापति महोदय, एक जिस तरीके का अपराध बड़ी शहरों के अंदर हम सब देखते हैं, हुक्का बार, सैलून का अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, और जिस तरीके से आज राजस्थान के अंदर ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, पुलिस का अभियान चलता है, कुछ समय के लिए ये अपराध कम होते हैं, उसके बाद में निरंतर इन अपराधों के अंदर वृद्धि होती जाती है। मैं चाहूंगा सभापति महोदय कि आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए जो सैलून के जो अपराध हो रहे हैं, हुक्का बार के अंदर जो अपराध हो रहे हैं, मादक पदार्थों की तस्करी के आधार के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं, इन अपराधों के लिए भी विशेष सेल गठित करके इन अपराधों के ऊपर अंकुश लगाने का काम करें। और सभापति महोदय, एक आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान की सरकार, मैं फिर चेता रहा हूं, राजस्थान की सरकार शराब नीति के अंदर परिवर्तन करके राजस्थान के अंदर जो शराब माफिया समाप्त हुआ था वो पुनः जागृत करने का काम कर रही है। और सभापति महोदय, जिस तरीके से ऑक्शन के आधार के ऊपर, नीलामी के आधार के ऊपर शराब की दुकानों का आवंटन करने के लिए जा रही है सरकार, ये आने वाले समय के अंदर सबसे बड़ी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम सबके सामने चुनौती है। मैं चाहूंगा सरकार पुरानी व्यवस्था जो लॉटरी की व्यवस्था थी उस व्यवस्था को बनाए रखे, ताकि आम आदमी भी इस अपेक्षा और उम्मीद के साथ कि मेरे भाग्य के अंदर भी कोई रोजगार का अवसर मिल सकता है, उसके आधार के ऊपर काम कर सके। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इस शराब नीति के अंदर जो परिवर्तन कर रही है उसको रोक लगाने का काम करे। और एक सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, दैनिक भास्कर के अंदर कई दिनों तक उनके संवाददाताओं ने मेहनत की, परिश्रम किया और उसके बाद में राजस्थान की जनता को अवगत कराया कि किस तरीके से जनजाति क्षेत्र के अंदर, किस तरीके से आदिवासी क्षेत्र के अंदर बिना माँ बाप के बच्चों की मानव तस्करी की जाती है। तस्करी की उन्होंने मेहनत और परिश्रम करके उनके घर से लेकर जहां तक बेचान होता है वहां तक की पूरी रिपोर्टिंग करने का काम किया। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बच्चों की तस्करी होती है, मानव तस्करी होती है, उसके ऊपर भी सरकार कठोर कानून बनाकर इन घटनाओं के ऊपर अंकुश लगाने का काम करे। और सभापति महोदय, कई गुमशुदगियां आज भी कई थानों के अंदर दर्ज है, कई साल बीत जाने के बाद भी आज भी उन गुमशुदगियों का पता सरकार को नहीं है कि जो गुमशुदगी दर्ज हुई थी आखिरकार वो व्यक्ति कहाँ है। मेरे क्षेत्र के अंदर भी 2 गुमशुदगियां दर्ज हुई थी। एक जोया जो रामपुरा डाबरी की रहने वाली थी, 5 साल की बच्ची थी, 2009-10 के अंदर FIR दर्ज हुई थी, आज दिन तक जोया का पता नहीं। एक भगवती देवी चौमू थाने के अंदर गुमशुदगी दर्ज हुई थी, 8 साल हो गई, अभी तक उसका भी पता नहीं। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि गुमशुदगी के अंदर जो बच्चे हैं पुलिस उनको गंभीरता से ले, आखिरकार कहां जाते हैं, कौन लेकर जाता है, किस तरीके से इन बच्चों का शोषण होता है, उसके ऊपर भी पुलिस ध्यान दे। और सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा, अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी बातें की, वर्तमान सरकार की विगत सरकार से की, लेकिन सभापति महोदय आज भी मैं राजस्थान के अंदर जिस तरीके से पुलिस के हाथ पैर बांधकर और राजस्थान की सरकार कहती है कि अब कार्रवाई करो, जब पुलिस के हाथ पैर बांधकर सरकार कार्रवाई कराने की मंशा रखती है, बजरी माफिया, सरकार पुलिस को फ्रीडम दे, सरकार पुलिस को आजाद करे कि जो जहां पर अनैतिक कृत्य हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, बजरी के अवैध खनन हो रहा है, उसके ऊपर अंकुश लगाने का काम पुलिस करे। सभापति महोदय, विधानसभा चल रही है, कई मान्य सदस्यों ने बजरी की सदन के अंदर बात रखी कि किस तरीके से मिला जुला खेल खेला जा रहा है, उसके बाद कार्रवाई होती है, चंद JCB जब्त की जाती है, चंद ट्रैक्टर जब्त किए जाते हैं और उसके बाद इतनी हो जाती है। मैं चाहूंगा कि इस राजस्थान के अंदर बजरी के खेल के ऊपर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को फ्री किया जाए और पुलिस उसकी कार्रवाई कर सके। एक अंतिम निवेदन करके अपनी वाणी को विराम दूंगा सभापति महोदय कि जेलों के अंदर जिस तरीके से सभी मान्य सदस्य, हमारे उपनेता ने भी, सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य ने भी चिंता जाहिर की है, 101% सभापति महोदय, जेलों की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है। जो सुविधाएं आपको बाहर रहते हुए नहीं मिल सकती वो सुविधाएं आप जेलों के अंदर प्राप्त कर सकते हो। और सभापति महोदय, जिस तरीके से जो छोटी छोटी धाराओं के अंदर कुछ दिनों के लिए, चंद दिनों के लिए जेल के अंदर जाने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको भी किस तरीके से प्रताड़ित करके और उनके घर से पैसे मंगवाने का काम एक सिलसिलेवार चलता है। मैं चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर जितनी भी जेलें हैं उन जेलों के अंदर सरकार जैमर लगाए, वहां पर CCTV कैमरे लगाएं और इस तरीके के संदिग्ध गतिविधियों के ऊपर अंकुश लगाने का काम करें। और सभापति महोदय, अंत में मैं ये कहूंगा कि राजस्थान सरकार ACB अपना बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन ACB के भी हाथ पैर बांधकर सरकार उनसे रिजल्ट की अपेक्षा कर रही है, लेकिन वो रिजल्ट निकल के आने वाला नहीं है। अंत में एक बात कहते हुए कि सरकार पुलिस महकमे को जितनी सुविधाएं देना चाहती है उतनी सुविधाएं दे और पुलिस महकमे में काम करने वाले 2400 के पे ग्रेड के ऊपर काम करें। मैं चाहूंगा कि सरकार इनके
वर्क को देखते हुए, इनकी मेहनत को देखते हुए, इनकी परिश्रम को देखते हुए इनकी पे ग्रेड 3600 रुपए करने का काम करें। और मेरे ख्याल से 3600 का रेट पे करने के लिए सभी मान्य सदस्य भी सहमत है। इसलिए सरकार अपनी रिप्लाई देते समय इनके मानदेय को बढ़ाने के लिए माननीय शांति धारीवाल जी, माननीय गृह मंत्री जी के रूप में आप विराजमान हो, कम से कम पुलिस महकमे के प्रति आप संवेदनशीलता रखते हुए अपनी रिप्लाई के अंदर इनके पे ग्रेड 3600 रुपए करने की आप घोषणा करें। सभापति महोदय, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।